हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक तापन पर, ठीक ना। वैश्विक तापन या उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्विक ऊष्मन तथा हरित गृह प्रभाव पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। जिसकी इंग्लिश क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी चर्चा आज हम लोग 3 तथ्यों पर करेंगे। वो तथ्य हमारे कौन कौन से हैं, किसका तात्पर्य क्या होता है, फिर इसके कारण क्या होते हैं, या इसका फिर प्रभाव किसके कारण होता है, ठीक ना। 3 तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तात्पर्य क्या है इसका, इसके कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक। देखिए, इसके तात्पर्य की अगर चर्चा की जाए कि वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन क्या होता है, तो जैसा कि जैसे नाम से ही स्पष्ट है, तापन लिखा गया है। तापन का क्या मतलब है, ताप युक्त होना ना, मतलब कि गर्म होना है। इसमें भी क्या है, वैश्विक ऊष्मन। ऊष्मा का मतलब हम लोग समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन कहलाता है। क्या है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापन या फिर वैश्विक ऊष्मन कहलाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो लगभग 14 अंश सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है पृथ्वी का औसत तापमान, लगभग 14 अंश सेंटीग्रेड माना जाता है पृथ्वी का औसत तापमान। अच्छा, इस तापमान से अधिक अगर गर्म हुई पृथ्वी या फिर पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल अगर 14 अंश सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर हुआ तो वो माना जाता है क्या है, वैश्विक तापन है या फिर वैश्विक ऊष्मन है, ठीक ना। तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन कहलाता है। जैसा कि हमने बताया कि औसत तापमान 14 अंश सेंटीग्रेड होता है और 14 अंश सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर तापमान हुआ तो वही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन कहलाती है। इसके पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे हरित गृह प्रभाव क्या होता है। हरित गृह प्रभाव, ठीक ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव होता है वह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस फिगर में, ठीक ना। देखिए क्या होता है कि दिन के समय में जब सूर्य निकलता है तो सारे दिन भर पूरे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर पड़ती। दिन के समय में क्या होता है, सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं रात के समय में, रात के समय में हमारी पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है। रात के समय में जब हमारी पृथ्वी ठंडी होती है तो ठंडी क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी से जो ऊष्मा है वो बाहर की तरफ निकलती है। पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। अच्छा, जब पृथ्वी की ऊष्मा अगर बाहर की तरफ निकलती है, मतलब कि वायुमंडल में जब विसरित होती है, तो कुछ ऊष्मा तो ये पृथ्वी की, कुछ ऊष्मा तो पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र को पार करके वो बाहर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र को बाहर नहीं कर पाती हैं, बल्कि वो पृथ्वी के वायुमंडल में ही विसरित हो जाती हैं। अच्छा, जो विसरित हो जाती हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में आपको बता दिया कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो हम जानते हैं ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या जलवाष्प तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो जब हमारी पृथ्वी जब ठंडी होती है, अर्थात पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है वो जब बाहर निकलती है, वायुमंडल में जैसे ही विसरित होती है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक ना। ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित कर लेती हैं। तो जब अवशोषित कर लेती हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ का जो भी वायुमंडल होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
पृथ्वी के चारों तरफ का जो वायुमंडल होता है वो गर्म हो जाता है। अवशोषण करने का कार्य अच्छा मुख्यतः किसका होता है? तो अवशोषण करने का कार्य, ऊष्मा को अवशोषण करने का कार्य जो होता है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। जब अवशोषित कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल होगा वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, कंपटीशन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? अच्छा, अगर आपके ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैसें दिया हो तब तो ग्रीन हाउस गैसें होती ही है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसें ना दिया गया हो तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। ठीक ना? आपके ऑप्शन में अगर ग्रीन हाउस प्रभाव भी है, ग्रीन हाउस गैसें हैं और ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तब तो हम टिक लगाएंगे हमेशा ग्रीन हाउस गैसों पर ही। लेकिन अगर ग्रीन हाउस ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या जानेंगे? सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ये वैश्विक ऊष्मन या वैश्विक तापन की प्रक्रिया होती है, अर्थात हमारे पृथ्वी के का जो वायुमंडल होता है वो जो गर्म हो जाता है उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, सारी गैसें ऊष्मा को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक ना? देखिए, अब इसके पश्चात हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हम तो चर्चा कर ही लिए। इसमें हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव है इसकी संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फ्रियर नामक वैज्ञानिक ने ग्रीन हाउस की संकल्पना दी थी। अच्छा, कब दी थी? 1824 ईस्वी में। ग्रीन हाउस संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ग्रीन हाउस संकल्पना जोसेफ फ्रियर ने प्रस्तुत की थी। ठीक ना? देखिए, अब हम वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन के कारण को देखते हैं कि मुख्य रूप से ये जो वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया होती है, वैश्विक तापन जो होता है मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो हमने अभी चर्चा की कि मुख्य रूप से क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। पृथ्वी का के वायुमंडल का जो गर्म होना वही क्या कहलाता है? वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन कहलाता है। और यह किसके कारण होता है? मुख्य रूप से इसमें किसकी भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैसों की होती है। सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? तो हमने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अच्छा, इसके अलावा वैश्विक तापन का कारण क्या है? प्रदूषण। वैश्विक तापन का कारण क्या है? प्रदूषण। अब भाई प्रदूषण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक तापन या फिर वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया होगी। ठीक ना? इसके अलावा वनों की कटाई होना भी या ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई हो जाना भी मुख्य कारण क्या है? वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन का। क्योंकि हम जानते हैं कि वनों की अगर कटाई ज्यादा से ज्यादा होगी, वनों की कटाई अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो वातावरण है अर्थात जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो गया है। और जब वायुमंडल प्रदूषित हो जाएगा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी अगर वायुमंडल में, तो फिर क्या होगा? वैश्विक तापन या फिर वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया होगी। ठीक ना? अर्थात हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक, इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे इसके प्रभाव क्या क्या है। वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन की जो प्रक्रिया होती है, पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना ही वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन कहलाता है। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों ने देखिए वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन का तात्पर्य देखा, उसका कारण देखा। अब हम देखते हैं कि उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है या फिर मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन का क्या प्रभाव पड़ेगा कि औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी, जो कि हमने इसमें ये देखा कि औसत तापमान में वृद्धि ही क्या कहलाता है? वैश्विक तापन कहलाता है। तो औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी किसकी?
वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडल के तापमान में अगर वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जलवायु में परिवर्तन हो ही जाएगा। इसके अलावा हम जान रहे हैं जब जलवायु में परिवर्तन होगा या औसत तापमान में जब वृद्धि हो जाएगी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी वायुमंडल में, तो फिर ग्लेशियर का पिघलना, मतलब कि ग्लेशियर अर्थात जितने बर्फ हैं, बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं, बर्फ पिघल जाएंगे। और जब पर बर्फ पिघलेंगे तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी। बर्फों के पिघलने से फिर क्या होगा, समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी। और जब समुद्र तल में वृद्धि होगी तो फिर बाढ़ की समस्या आ सकती है, ठीक ना, बाढ़ की समस्या आ सकती है। इसके अलावा जैव विविधता का ह्रास होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा। अगर वायुमंडल में टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो फिर सभी प्रकार की वनस्पतियां नहीं उग पाएंगी, उसी प्रकार की वनस्पतियां उगेंगी जिनके लिए टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता होगी, ठीक ना, उसी प्रकार की वनस्पतियां उगेंगी जिसके लिए टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता होती है। और जब ज्यादा आवश्यकता होती है टेम्परेचर की अर्थात गर्मी की सीजन में ही जो वनस्पतियां उगती हैं या जिनके लिए टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता होती है वही ही उगेंगी, तो फिर जैव विविधता में ह्रास हो जाएगा। अच्छा, जैव विविधता क्या होता है, तो जैव विविधता किसी भी निश्चित क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियों का होना ही या ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियों तथा अन्य जीव जंतुओं का होना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि वनस्पतियां जहां पर ज्यादा से ज्यादा होंगी वहां पे जंतु ज्यादा से ज्यादा निवास करेंगे, तो फिर जैव विविधता का भी ह्रास हो जाएगा अर्थात जैव विविधता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि वायुमंडल का टेम्परेचर अगर बढ़ा तो मानव में विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कृषि भी प्रभावित होगी। मानव द्वारा जो कृषि की जाती है, खेती जो की जाती है, तो कृषि भी प्रभावित होगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में या ज्यादा टेम्परेचर में उगने वाले या डेवलप करने वाले पौधे ही पूरी तरह से डेवलप कर पाएंगे, बाकी और पौधे अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो हमें आशा है कि वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन और ग्रीन हाउस प्रभाव को हम लोग अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक। धन्यवाद।